Yeah. I am Kushnur Khalid, lecturer, Department of Operations and Information System, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। ठीक है, ये टॉपिक ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है और सप्लाई चेन में भी पढ़ाया जाता है। तो अब आज हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेंट्री है क्या, क्यों हम स्टोर करते हैं अपने पास इन्वेंट्री, और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है हमारे पास ओवरऑल सप्लाई चेन के अंदर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ, रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और किस तरीके से हम तमाम कॉस्ट को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट इन्वेंट्री मॉडल्स। ठीक है, तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन। तो इन्वेंट्री है क्या? तो इन्वेंट्री एक एसेट है जो आप अपने पास स्टोर करते हैं अपने वेयर हाउसेस के अंदर, उसको आप इन्वेंट्री कह रहे होते हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, फिनिश गुड की फॉर्म में हो, या आपके पास एसेसरीज की फॉर्म में हो, तो वो तमाम हमारे पास इन्वेंट्री होती है। तो अब इन्वेंट्री को हम रिपोर्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ये हमारे लिए एसेट है। तो इन्वेंट्री कैन बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बड़ा ही एक्सपेंसिव एसेट्स होते हैं, और ये अकाउंट किया गया है, रिपोर्ट किया गया है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इन्वेंट्री है वो मोर देन 10% टोटल रेवेन्यू के और टोटल एसेट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती है। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ना टोटल रेवेन्यू को देख लिया जाए और टोटल एसेट्स को देख लिया जाए, उसका रेशो निकाला जाए आपकी इन्वेंट्री के साथ, तो वो मोर देन 10% जो है वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। टोटल एसेट्स के अंदर मोर देन 10% इन्वेंट्री होगी, टोटल रेवेन्यू के साथ मोर देन 10% जो है वो आपकी इन्वेंट्री होगी। तो अब फिर करना क्या चाहिए? मसला यहाँ पे क्या है कि developing effective inventory control system to reduce waste stock out in manufacturing or service organization is a complex problem। अब मसला ये है कि ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, और अगर कम इन्वेंट्री रखते हैं तो स्टॉक आउट सिचुएशन आने का हमारे पास खतरा होता है। तो अब किस तरीके से फिर हम इसको मैनेज करें और किस तरीके से जो है फिर हम इसको हम आगे जो है हम इसको लेके चले, तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो सपोर्ट करेगी आपके लॉजिस्टिक को, तमाम फंक्शंस को, बट दी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो इन्वेंट्री होगी वो एक पुअर साइन है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो अब यहाँ पे हमने अपने पास ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर ली, तो हमारे पास ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि जो इन्वेंट्री हम अपने पास रख रहे होते हैं उसके ऊपर हमारा जो, अगर वो फिनिश गुड इन्वेंट्री है तो हमारा उसके ऊपर लेबर मटेरियल ओवरहेड सब लग चुका होता है। और जो है अगर वो हमारे पास रॉ मटेरियल की सूरत में है तो वो रॉ मटेरियल पड़े पड़े ख़राब भी हो सकता है, और हमारे पास वो एक्सपायर भी हो सकता है। और वो जब तक वो रखा हुआ है, तो जिस वेयर हाउस के अंदर आप रख रहे हैं तो उस वेयर हाउस के अंदर आप फ्री में नहीं रख रहे उसको, उसके वेयर हाउस के रखने के ऊपर आपके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट भी आ रही होगी। तो जिस होल्डिंग कॉस्ट को आप रिड्यूस जो है वो आप नहीं कर सकते अगर आप इन्वेंट्री जो है वो अगर आप होल्ड जो है अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए एक चैलेंज है कि किस तरीके से इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को जो है वो हम मैनेज करें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज है हमारे लिए। तो अब जिस तरीके से बात की गई कि मोर देन 10% जो है वो टोटल रेवेन्यू के अंदर और टोटल एसेट्स के अंदर जो है ना वो इन्वेंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो अब ये कुछ कंपनीज की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, जिसके अंदर जो है ये तमाम कंपनीज हैं, ये इनकी ईयर एंडिंग के टोटल रेवेन्यू है और टोटल एसेट्स है। ये ईयर एंडिंग की इन्वेंट्रीज यहाँ पे दी हुई है, तमाम वैल्यूज ये डॉलर्स के अंदर। ठीक है जी, तो ऑल नंबर्स आर मिलियंस इन डॉलर एक्सपेक्ट रेशियोज, ये तमाम जो है मिलियन डॉलर्स के अंदर है तमाम वैल्यूज। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे रेशो निकाला गया है, इन्वेंट्री को डिवाइड कर दिया गया टोटल रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दिया गया 100 से, जो परसेंटेज निकला है यहाँ पे 0.59 बहुत कम, और यहाँ पे 12.43% यानी कि होंडा मोटर्स के अंदर टोटल आपका इन्वेंट्री और रेवेन्यू का जो रेशो आ रहा है वो 12.43% जो है वो आपका आ रहा है, और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 28.40 जो है वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है जी,
तो अब यहाँ पर इसी तरीके से इन्वेंट्री का टोटल एसेट से रेशो निकाला गया। तो आप ये देखिए वॉलमार्ट के अंदर 19.43%, यानी कि वो अपनी बात बता रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन 10% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि वॉलमार्ट के पास जो टोटल एसेट्स होंगे ना उनके पास, उसके अंदर 19.43% जो है वो इन्वेंट्री है। बाकी जो है आपके जो है 81% अप्रोक्सीमेटली उनके बाकी एसेट्स होंगे। तो 19.43% जो है उनके क्या है, ये वहाँ पे एसेट्स हैं। ठीक है, तो इससे अब हमें पता चलता है कि इस मॉनेटरी वैल्यू इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी मैनेजमेंट जो है, रॉन्ग मैनेजमेंट हमें ह्यूज लॉस की तरफ लेके जा सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक आउट सिचुएशन। ये दोनों सिचुएशन जो है वो हमारे साथ आ सकती है रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर होगी। ठीक है, तो अब तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझने से पहले दो चीज़ों को पहले और समझना पड़ेगा हमें, डिपेंडेंट डिमांड और इंडिपेंडेंट डिमांड। ठीक है, डिमांड का जिक्र हम डिमांड फोरकास्टिंग के चैप्टर में हम कर चुके हैं। तो डिपेंडेंट डिमांड का वो फैक्टर है जो किसी और प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होगी। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जो है वो गाड़ियों के टायर बनाती है, तो टायर जब ही बिकेंगे अगर जब गाड़ियां बिकेंगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो गाड़ियां हैं उसकी डिमांड जो है वो इंडिपेंडेंट है, और जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और उसके जो व्हील्स हैं उसकी जो डिमांड है वो डिपेंडेंट है। अगर वो गाड़ियां बिकेंगी तो उसके टायर जो हैं वो बिकेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसा कि मोबाइल की एसेसरीज हैं, वो उनकी डिमांड जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो हमारी इंडिपेंडेंट डिमांड जो है वो हमारी कंसिडर की जाती है। तो व्हीकल्स इस सूरत हाल के अंदर इंडिपेंडेंट डिमांड है। और अब इसी तरीके से जो पेट्रोल है, तो पेट्रोल की डिमांड भी डिपेंडेंट है ऑन दी डिमांड ऑफ व्हीकल्स। अगर गाड़ियां होंगी मार्केट के अंदर तो आपका पेट्रोल जो है उसकी प्राइस जो है वो उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर वो गाड़ियां बिकना बंद हो जाए, गाड़ियां चलना बंद हो जाए, तो पेट्रोल जो है वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिमांड, तो हमें बाजू का जब भी हम इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस करने के बाद उससे वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कस्टमर के लिए वैल्यू रखती है, जिसको आप फिनिश गुड भी कहते हैं। तो वो फिनिश गुड की जो डिमांड है वो हमारी इंडिपेंडेंट डिमांड होगी, और जो रॉ मटेरियल की डिमांड है वो डिपेंडेंट होगी। जितनी आपने फिनिश गुड बनानी है उतना ही आपको मटेरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिनिश गुड ज्यादा बनानी है तो मटेरियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल की जो डिमांड है वो आपकी डिपेंडेंट डिमांड हो गई, और जो हमारी मटेरियल की डिमांड है वो हमारी जो फिनिश गुड की जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंट डिमांड है। ठीक है, तो अब तो इस तरीके से कितनी टाइप्स हैं हमारे पास इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज की हमारे पास आमतौर पे 5 टाइप्स जो हैं वो हमारे पास पाई जाती हैं। ठीक है जी, with respect to manufacturing organization and service organization, trading organization and service organization। पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि ये बिजनेस की नेचर वो है जो कि कोई प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सेल आउट करती है। ठीक है, तो इसके अंदर कंपनी सबसे पहले क्या खरीदेगी, कोई मटेरियल खरीदेगी। यानी कि अगर कंपनी फर्नीचर बना रही है तो कंपनी को उस फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी खरीदनी पड़ेगी, और जितने भी उसके अंदर मटेरियल यूज हो रहा है वो उसको कंपनी को खरीदना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज खरीद रही है, जो जिसको इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट बनाएगी जो किसने बेचनी है, तो वो तमाम जो आपका मटेरियल जो वो खरीद रही है उसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल। और जब ये रॉ मटेरियल मंगा के आप किसी वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर लेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि इस वेयर हाउस के अंदर मेरी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखी हुई है। ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज जो कि आपके वेयर हाउसेस के अंदर रखी हुई होती है, तो कंपनी अपने वेयर हाउसेस के अंदर रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री है वो अपने पास होल्ड कर रही होती है। ठीक है जी, तो हमारे पास परचेज करते हैं हम किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, और ताकि जो है हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमारे पास स्मूथली वो रन होता रहे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आपने एक हमारा होता है प्रोडक्शन लेआउट।
कि लेआउट ये होता है कि ये पॉइंट जिस प्रोडक्ट से प्रोडक्शन स्टार्ट होगी ये लेआउट का स्टार्ट है, और दूसरे पॉइंट के ऊपर जाके प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगी, यहाँ से प्रोडक्ट कार्टन में पैक होकर निकल जाएगी। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लेआउट। तो लेआउट के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होगी, लेआउट के एंडिंग पॉइंट के ऊपर फिनिश गुड रखी हुई होगी जो कि कस्टमर को आपने सेल करनी है। सेंटर के अंदर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होगी, ये वो इन्वेंट्री होगी जो कि ऊपर मटेरियल लग चुका है लेकिन ये अभी फिनिश नहीं हुई, ये रेडी टू डिलीवर टू कस्टमर नहीं है। ये कोई ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर अभी तक कलर नहीं हुआ, ये कोई ऐसा फर्नीचर है जिसके ऊपर अभी पॉलिश करना बाकी है, ये कोई ऐसी चेयर है जिसके ऊपर अभी लेग्स लगना बाकी है। ये इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स हैं जिसके, ये कोई ऐसी प्रोडक्ट भी हो सकती है जिसका अभी तक क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रोसेस का हिस्सा है। तो अब ये वर्क इन प्रोसेस की वो इन्वेंट्री है जो कि पार्शियली फिनिश गुड प्रोडक्ट्स होंगी और अभी इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होना जो है वो बाकी है, ठीक है जी। फिनिश गुड, फिनिश गुड वो गुड है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बना के अपने कस्टमर्स को सेल करता है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा जी, फाइनल प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा, हो सकता है ये वो प्रोडक्ट हो जो कि कंपनी किसी और इंडस्ट्री के लिए बना रही हो। अब मिसाल के तौर पर मशीन के स्पेयर पार्ट्स अगर कोई कंपनी बनाती है तो फिनिश प्रोडक्ट हमें समझ में आता है कोई मशीन होगी जिसमें वो स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, ये कंपनी तो मटेरियल बना रही है, लेकिन इस कंपनी के जो स्पेयर पार्ट्स बना के जो इन्वेंट्री रखी हुई है उस कंपनी के लिए फिनिश गुड होगी, ठीक है, वो इस कंपनी के लिए फिनिश गुड है, और जो कंपनी वो पूरी मशीन बना रही है उस कंपनी के लिए वो मशीन फिनिश गुड है। तो जो प्रोडक्ट फाइनल बना के कस्टमर्स को सेल की जाएगी जिससे कंपनी रेवेन्यू अर्न कर रही है वो फिनिश गुड होगी जो रेडी टू डिलीवर टू कस्टमर हो चुकी होगी, ये इसके ऊपर क्वालिटी इंस्पेक्शन लग चुका होगा, पैकेजिंग हो चुकी होगी, तमाम ऑपरेशंस इसके हो चुके होंगे, रेडी टू डिस्पैच रखी हुई है, कस्टमर को ऑर्डर आएगा उठा के हम इसको क्या कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे। तो तमाम इन्वेंट्रीज चाहे वो मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे वो आपका ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि कंज्यूमर जो है इसको यूज करेगा, तो अब ऐसी तमाम प्रोडक्ट जो कि फिनिश करके आपने रखी हुई है जो कि रेडी टू डिलीवर टू कस्टमर है, इसको हम क्या कहेंगे, फिनिश गुड की इन्वेंट्री जो है इसको हम कहेंगे। फिर आती है एक और, अभी बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, अभी सर्विस और ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बात करें किसकी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। अच्छा जी, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एक और टाइप की इन्वेंट्री होती है जिसको हम मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ये कौन सी इन्वेंट्री होती है, ये इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो कि प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होती, फाइनल प्रोडक्ट का ये पार्ट तो नहीं है लेकिन इसके बगैर फाइनल प्रोडक्ट बनेगी नहीं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन प्लांट लगा हुआ है इसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं, उस मशीन के अंदर ऑयल भी डलता होगा, लुब्रिकेंट्स डलते होंगे उसके अंदर, उस ऑयल और लुब्रिकेंट्स की आपने इन्वेंट्री रखी हुई है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर एक टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मशीनरीज लगी हुई है, वेविंग की है, डिफरेंट जो है मशीनरीज लगी हुई है, उस मशीन के अंदर स्पेयर पार्ट्स भी लगते हैं, उसके अंदर ऑयल भी डलता है। तो अब लुब्रिकेंट्स और ऑयल की आपने इन्वेंट्री रखी हुई है लेकिन जो कंपनी फाइनल फैब्रिक बना रही है उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट का वो पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर वो लुब्रिकेंट्स और वो स्पेयर पार्ट्स कंपनी के पास ना हो तो क्या वो फैब्रिक बन सकता है, नहीं बन सकता। तो एमआरओ इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होगी जिसके बगैर फाइनल प्रोडक्ट बन नहीं सकती लेकिन ये प्रोडक्ट का पार्ट होगी नहीं, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग इन्वेंट्री। ये कंपनी की इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री भी कंपनी होल्ड करती है अपने पास ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्मूथली रन हो सके। हम अपने पास स्पेयर पार्ट्स भी रख रहे होते हैं, लुब्रिकेंट्स भी रख रहे होते हैं, कटिंग टूल्स रख रहे होते हैं, सॉल्वेंट्स रख रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो है ना वो इन्वेंट्रीज जो है वो हम अपने पास रख रहे होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कितनी टाइप्स हो गई, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, एमआरओ, इसकी बात हो गई वह। अब बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है जो कि प्रोडक्ट बनाता नहीं, प्रोडक्ट को खरीदता है और दोबारा रीसेल कर देता है। तो अब एक बिजनेस है या एक रिटेलर है, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये चेजअप और ये इम्तियाज वगैरह या वॉलमार्ट वाले हैं, ये प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं वो कस्टमर को सेल करते हैं। अब इन्होंने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदी और इनके पास रखी हुई है, अब समझ में तो आ रहा है कि इनके पास ये फिनिश गुड रखी हुई है, फिनिश गुड बिल्कुल ये फिनिश गुड है, लेकिन इस इन्वेंट्री को फिनिश गुड नहीं कहा जाएगा। अगर बिजनेस की नेचर ट्रेडिंग है
तो इस इन्वेंट्री को आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आप क्लेम करेंगे। ठीक है जी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे। तो अगर बिजनेस की ट्रेडिंग है तो इन्वेंट्री की एक ही टाइप होगी जिसको आप कहेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उस इन्वेंट्री को कहा जाता है जो कि खरीदी जाती है दोबारा बेचने की नीयत से। ठीक है जी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो कि खरीदी जाती है कोई प्रोडक्ट बनाने की नीयत से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो कि खरीदी जाती है उसको एज इट इज दोबारा रीसेल करने के लिए। ठीक है, तो एक जो रिटेलर वाला है वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, वो खरीदता है रीसेल करता है, खरीदता है रीसेल करता है। ठीक है, तो इसने जो अपने पास इन्वेंट्री रखी हुई है दुकान पे उसको हम क्या कहेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, बिजनेस की नेचर अगर सर्विस बिजनेस है, एग्जाम्पल ले लेते हैं के इलेक्ट्रिक, क्या सर्विसेज के अंदर सप्लाई चेन नहीं है? बिल्कुल है। वहां पे इन्वेंट्री नहीं है? बिल्कुल है। अगर हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो पहुंच कैसे रही है? देयर इज अ ह्यूज सप्लाई चेन इन्वॉल्व, जिसके पीछे आपके वायर्स हैं, केबल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, पावर स्टेशन हैं। क्या यहाँ इन सबकी इन्वेंट्रीज नहीं होल्ड हो रही होगी डिफरेंट जगह पे? इन इन्वेंट्रीज को क्या कहें फिर? तो इस इन्वेंट्री को भी हम क्या कहेंगे, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग इन्वेंट्री। क्योंकि हमारी लिए जो प्रोडक्ट है वो सर्विस है, लेकिन अगर पीछे ये इन्वेंट्री ना हो तो क्या वो सर्विस हमें मिल सकती है? पीछे वायर्स ना हो, पावर जनरेशन प्लांट ना हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? हमें नहीं मिलेगी। तो इन तमाम इन्वेंट्रीज को भी क्या कहा जाएगा, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग इन्वेंट्री। तो तीन और साइड की बिजनेस के अंदर जो है वो हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या ट्रेडिंग हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट की। इन्वेंट्री के साथ कॉस्ट कौन कौन सी जो है वो एसोसिएटेड होती है। ठीक है जी, इन्वेंट्री के साथ कॉस्ट कौन कौन सी एसोसिएटेड है। एक कहती है डायरेक्ट कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? ये वो कॉस्ट है जो कि आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट के अंदर मैं कितना मटेरियल लगा रहा हूँ और एक यूनिट बनाने के मैं एक लेबर को कितने पैसे दे रहा हूँ। आसान जबान में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ट्रेसेबल है, ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो है ना, एक प्रोडक्ट मैंने बनाई, उसके अंदर मेरा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो मेरा इतना लग रहा है, लेकिन वो मैं ट्रेस कर सकता हूँ। लेकिन कुछ आइटम ट्रेस नहीं हो सकते, उसमें सोल्यूशन कितना लग रहा है मुझे नहीं पता, कीले मैंने कितनी ठोक दी एक यूनिट के अंदर मुझे नहीं पता। ठीक है जी, एक लंबी लेंथ है, उसमें से एक डोरी काट के मैं किसी कंपोनेंट में लगा रहा हूँ, उसकी कॉस्ट में नहीं निकाल सकता होता है ना, ट्रेसेबल नहीं, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, ट्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ वेरी नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर हमने एक जगह ले ली रेंट पे, उधर हमने मशीन्स लगाई और पूरा प्लांट लगाया। ठीक है जी, उस जगह का 1 लाख रुपए रेंट है जो कि आप हर महीने पे करते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन करें या ना करें वो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर उस जगह के ऊपर 3 बंदे आपने रखे वहां पे जो कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, वो सैलरी पर है। फिर 3 बंदे आपने हेल्पर रख लिए वहां पे जिनको आप सैलरी देते हैं हर महीने। ठीक है जी, तो प्रोडक्शन मैनेजर भी है वहां पे जो कि आपसे मजीद 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। ये जितनी भी मैंने अभी एक्सपेंसेस बताए हैं ये आपने पे करने ही करने हैं, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। तो फिर हम इसको बोलेंगे ये हमारी फिक्स कॉस्ट है जो कि हम पे करते ही करते हैं, चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें। प्रोडक्शन करेंगे तो भी ये फिक्स रहेगी, प्रोडक्शन ना करें तो भी ये क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये कॉस्ट का वो एलिमेंट है जो कि फिक्स्ड है। फिर हमारे पास आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि वेरी करेगी। वेरी का मतलब चेंज होना, कोई चीज़ चेंज हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन का लेवल अगर बढ़ाएंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन का लेवल कम करेंगे तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब प्रोडक्शन का लेवल अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर ये कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा ना उतनी ही ज़्यादा लेबर देनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा मटेरियल में उतना ही ज़्यादा लगाऊंगा। तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल में आर दी कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। फिर आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कब लगती है, जब मैं कोई कंपोनेंट खरीदता हूँ किसी सप्लायर से, खुद बनाता नहीं हूँ, मटेरियल भी मुझे खरीदना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूँ तो हमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा,
ऑर्डर करना पड़ेगा। सप्लायर को बोलेंगे, ऑर्डर करेंगे, परचेज ऑर्डर देंगे उसको, बोलेंगे भाई ये इन्वेंट्री जो है ना आप मुझे भेज दो। अब ऑर्डर फ्री में नहीं हो जाता, ऑर्डर प्रिपरेशन की कॉस्ट है, उसके अंदर इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो कि जितनी मरतबा ऑर्डर करेंगे उतनी मरतबा वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी आपको हर मरतबा पे करनी पड़ती है, वो वहाँ से एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करेगा, और जो फ्रेट के चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर ये कहलाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट कि जितनी मरतबा ऑर्डर प्लेस होगा ये लगेगी। इसका ताल्लुक ऑर्डर की क्वांटिटी से नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्डर से है। जितने ज़्यादा मरतबा हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है जी, तो ये आ गई हमारे पास कॉस्ट का एक और एलिमेंट जिसको आप कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर आती है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास, अब सप्लायर को बोला कि यार इन्वेंट्री भेज दो, उसने इन्वेंट्री भेज दी आपको, इन्वेंट्री भेज दी उसने। जब इन्वेंट्री उसने आपको भेज दी तो फिर इन्वेंट्री भेजने के बाद रखेंगे कहाँ उसको? बिल्कुल समझ में आ रहा है यार, वेयर हाउस के अंदर ही रखेंगे, और कहाँ रखेंगे उसके अंदर? वेयर हाउस के अंदर जब रखेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने वो रखी रहेगी, फ्री में तो नहीं रखी रहेगी, उसकी होल्डिंग कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि वेयर हाउस की जो जगह है वो फ्री में ली है क्या आपने? फ्री में नहीं ली। उस जगह पे अंदर 3 हेल्पर रखे हुए हैं, उस जगह के ऊपर एक वेयर हाउस का मैनेजर भी है, वेयर हाउस सुपरवाइजर भी है, वेयर हाउस के अंदर इक्विपमेंट भी यूज होते हैं, फोक लिस्टर वगैरह भी यूज होते हैं, उसकी भी कॉस्ट है। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट है, इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट है। तो इसका मतलब इन्वेंट्री की ऊपर जब हम होल्ड करते हैं तो जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये हमारी इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट है। फिर कहलाती है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आती है प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के ऊपर। मशीन जब भी स्टार्ट होगी तो ये कॉस्ट लगेगी, स्टार्ट होने के बाद जितनी मरतबा प्रोडक्शन प्रोसेस को रोक के दोबारा स्टार्ट करेंगे ये कॉस्ट लगेगी। क्यों लगती है? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल्स कहते हैं कि किसी मशीनरी को जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लेती है। जब मोमेंटम पकड़ लेती है तो फिर वो ऑप्टिमाइज हो जाती है उसकी कॉस्ट। तो मशीन को जितनी मरतबा रोक के स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट आपके ऊपर इंकर्ड करेगा। सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री को जब रोका जाता है तो फिर उसकी क्लीनिंग की जाती है। कलर बनाने वाली प्लांट को जब रोका जाएगा, वो वेरिएंट को चेंज किया जाएगा तो उसकी क्लीनिंग की जाएगी। तो क्लीनिंग फ्री में तो नहीं हो जाएगी, उसके ऊपर कॉस्ट रहेगी। तो ये सेटअप कॉस्ट है। जब भी प्रोडक्शन को प्रोसेस को रोक के दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको सेटअप कॉस्ट, तो जितनी मरतबा प्रोडक्शन सेटअप लगेगा उतनी मरतबा आपको सेटअप कॉस्ट होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन रन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेटअप कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इन्वेंट्रीज की कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये है तमाम हमारे पास इन्वेंट्री की डिफरेंट एसोसिएटेड कॉस्ट। ठीक है जी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि जी इन्वेंट्री इज अ एक्सपेंसिव टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्म्स का जो वर्किंग कैपिटल है ये हमें चाहिए होता है, हमें फर्म्स को चलाने के लिए। और इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, इन्वेंट्री को हमारे पास रखने के लिए जगह, स्पेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो जगह के ऊपर कैरिंग कॉस्ट लग रही है, वो जगह फ्री की नहीं है, कोई भी जगह में फ्री में नहीं मिल जाती। तो इन्वेंट्री को रख रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट आएगी। खासतौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, वो जब भी इन्वेंट्री को होल्ड किया जाता है तो वहाँ का एक रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। तो अब वो टेम्परेचर मेंटेन करने की भी तो कॉस्ट है, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है आपकी। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास आर पेरिशेबल फूड आइटम्स। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं पेरिशेबल होती हैं, इनको इनकी होल्डिंग और ज़्यादा होती है। इन एडिशन इन्वेंट्री कैन बी ऑब्सोलीट, रखे रखे एक्सपायर हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। एक्सपायर का मतलब वो पेरिशेबल थी, एक्सपायरी डेट निकल गई उसकी। फूड आइटम्स के अंदर अक्सर ऐसा होता है, उसके ऊपर रखी जाती है और
उसकी एक्सपायर हो जाती है रखे रखे, या फिर ऑब्सोलीट हो गई, कोई नई प्रोडक्ट आ गई है मार्केट के अंदर, भी ऑब्सोलीट हो गई, इसका फैशन ही निकल गया, फैशन ही निकल गया। अब नया हमारे पास कस्टमर की चॉइस ही चेंज हो गई है, ये यूज लेसेस की डिमांड ही नहीं रही है, ऑब्सोलीट हो गई। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हमारे पास। तो इन्वेंट्री, टिपिकल इन्वेंट्री स्टॉक काउंट डिटरमाइन द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जब होता क्या है, अमूमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस क्या की जाती है कि जब भी हमारा फिजिकल ईयर एंड होता है ना, तो साइकिल काउंटिंग की जाती है इन्वेंट्री की, कि स्टॉक रिपोर्ट बनती है कि हमारे पास स्टॉक में कितने आइटम्स जो है ना वो रिपोर्ट में, फिर वो इन्वेंट्री उड़ के जाती है, हमारी रिपोर्ट हो जाती है बैलेंस शीट के अंदर, वो एज एसेट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर जाती है जाके। ये हमारे पास नॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मसला यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे लेकिन ये हम दो कंपनीज की बैलेंस शीट है, इसकी इन्वेंट्री इतनी आ रही है, इसकी इन्वेंट्री इतनी आ रही है, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर है या इस कंपनी की इन्वेंट्री ज़्यादा बेहतर है। तो कैसे पता चलेगा? हमारे पास कुछ एक इफेक्टिव मेजर भी तो होना चाहिए, इफेक्टिव मेजर भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसके लिए फिर जो इफेक्टिव मेजर है वो है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है, जो कि क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। समटाइम्स इसको लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये है कि बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का एवरेज ले लें आप, और अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो खाली आप एंडिंग इन्वेंट्री से डिवाइड कर दें, तो अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका निकल आएगा। अच्छा, किस तरीके से, अब मैं ये कहता हूँ, अब इसका जो आंसर आएगा उसका मतलब क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैंने किसी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला, वो 12 आ गया, मैंने उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया, उसकी एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड किया, उसका आंसर आ गया 12। मतलब क्या हुआ? 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब ये है कि एक जो फिजिकल ईयर जो कंपनी का बनता है, चाहे वो जनवरी टू दिसंबर बन रहा हो या जून टू जुलाई बन रहा हो, जब भी फिजिकल ईयर एंड होगा, इस पूरे फिजिकल ईयर के अंदर कंपनी ने की इन्वेंट्री 12 मरतबा इन और आउट हुई है, 12 मरतबा रिफ्रेशमेंट साइकिल जो है ना वो हुई है। अब दो कंपनीज हैं, एक का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12 आ रहा है और एक का 6 आ रहा है, तो कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर होगी? जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा मरतबा इन और आउट हुई है। उसका 6 मरतबा, यानी कि वो उसकी जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा टाइम के लिए होल्ड रहती है, कम देर में बिकती है। इसकी इन्वेंट्री जल्दी बिक जाती है, जल्दी इसके रिप्लेसमेंट साइकिल जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक इफेक्टिव मेजर है किसका, कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अब ये बहुत सारी कंपनीज के जो है ना वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज जो हैं वो निकाल के दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर लेस वेगास कॉर्पोरेशन का जो है 107 टाइम्स, यानी कि 107 मरतबा इन्वेंट्री इन हुई और आउट हुई, ठीक है जी। और सबसे जो कम आ रहा है वो किसका आ रहा है? 0.7 या पिप्जर का, यानी कि इनकी इन्वेंट्री एक मरतबा भी पूरे साल के अंदर इन और आउट नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका आंसर आएगा टाइम्स के अंदर, इतने टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, 0.72 टाइम्स, 107.67 टाइम्स के अंदर जो है ना इसका हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब पिछले हम डिफरेंट कॉस्ट जो है वो हम पढ़ के आ रहे हैं। अब उसके अंदर से हमने बहुत सारी कॉस्ट पढ़ी, जिसके अंदर से हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। अब दो कॉस्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, यानी कि एक को बड़ा कम करने की कोशिश करो तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरे को पकड़ने की कोशिश करो तो पहली बड़ी बढ़ जाती है। कौन सी? एक है होल्डिंग कॉस्ट और एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। थ्योरेटिकली ये कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है जी। अब मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि जी मैंने एक कंपोनेंट है जो कि मैं किसी सप्लायर से मंगाता हूँ, उसकी मैंने डिमांड फोरकास्ट की हुई है, और वो है उसकी फोरकास्टेड डिमांड 1000 यूनिट्स है, पूरे साल की डिमांड, एनुअल डिमांड है। अब मेरे पास दो तरीके कार हैं, मैं अपने सप्लायर को बोलता हूँ भाई
मैं अभी साल का शुरू हो रहा है और मैं सप्लायर को बोलता हूँ 1000 यूनिट्स की कंसाइनमेंट मुझे भेज दे, वो भेज देगा। अब 1000 यूनिट आ गए मेरे पास, उठा के मैंने वेयर हाउस में रख दिए। अब ये जो 1000 यूनिट है ना, ये एक दिन एक महीने की डिमांड नहीं, तो पूरे साल की डिमांड थी ये पूरी, यानी कि ये 1000 यूनिट मेरे पास पूरे साल होल्ड हुए रहेंगे आपके हम मेरे वेयर हाउस के अंदर। तो होल्डिंग कॉस्ट मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिर क्या करें जी? अब मैं करता हूँ यार, नहीं इस तरीके से मसला हो रहा है इस तरीके से मैं ना, अब एक काम ये करता हूँ कि ठीक है मेरे 1000 यूनिट्स की डिमांड थी, तो मैं पूरे साल के अंदर 250 यूनिट के 4 ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। इन्वेंट्री कम होल्ड करनी पड़ेगी ना मुझे इस तरीके से। पहले कंसाइनमेंट में 250 यूनिट, दूसरे, तो टोटल मेरे पास 1000 यूनिट हो गए, लेकिन मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा दिए मैंने। अब पहले मैं एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहा था, अब मैं 4 ऑर्डर जो है ना पूरे साल के अंदर मैं प्लेस करूँगा। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन बताती है कि जितनी मरतबा ऑर्डर करोगे उतनी मरतबा आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है। तो अब मुझे 4 मरतबा ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास लगी होगी, पहले 1 मरतबा लग रही थी, अब 4 मरतबा लगी होगी। तो अब मुझे यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो थ्योरेटिकली ये चीज़ प्रूव हो गई कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के कॉन्ट्रेक्टरी हैं। इन दोनों को हम राजीनामा इतने आसानी से नहीं करवा सकते इसका, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए यहाँ पे आके, एक ऑर्डरिंग डिसीजन किस तरीके से लें हम? अगर कोई कंपोनेंट परचेज किया जाता है तो उसको ऑर्डरिंग डिसीजन हम कैसे लें? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ठीक है जी। तो फिर स्पेशलिस्ट ने एक मॉडल डिज़ाइन करके दिया जो कि ऑर्डरिंग डिसीजन बताता था, जिसको नाम दिया गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। तो ये मॉडल है क्या? बेसिकली ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि आपको ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करके देता है कि अगर आप ये क्वांटिटी अपने सप्लायर को ऑर्डर करेंगे तो आपकी जो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा जी, तो बेसिक ऑर्डरिंग डिसीजन, तो ओवरऑल ट्रेड ऑफ किसके दरमियान में करता है? ये ट्रेड ऑफ किसके दरमियान में करेगा? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के, क्योंकि झगड़ा इन्हीं कॉस्ट के दरमियान में है। कॉन्ट्रडिक्टरी यही दोनों कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कम ऑर्डर करेंगे तो ज्यादा ऑर्डर प्लेस करने पड़ जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना, ये हमें ऑर्डरिंग डिसीजन जो है ना वो हमें बताता है। अब ये एक फार्मूला था जो कि ड्राइव किया गया, तो उसके जब भी कोई लॉ पेश किया जाता है, कोई फार्मूला ड्राइव किया जाता है, तो कुछ चीजें जो है ना वो एज्यूम की जाती हैं, एजम्पशन है। जिस तरीके से हम लॉ इकोनॉमिक्स के डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं, तो वो लॉज को डिफाइन करने के बाद या उसको डिफाइन करने से पहले उसके एजम्पशंस बताता है कि जी लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम हो जाएगी, कस्टमर का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, कस्टमर का टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये एजम्पशंस थी, वो कहता है ये एजम्पशंस होंगी तो ये ऑर्डर, ये लॉ काम करेगा। तो इस मैथमेटिकल मॉडल के पीछे भी कुछ एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये लॉ काम करेगा, अदरवाइज ये फॉलो हम नहीं कर सकते। तो वो पहले उस एजम्पशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 एजम्पशंस हैं, तो फिर ये सारे एजम्पशंस को हम समझते हैं, फिर हम मॉडल की तरफ जाएंगे। तो पहली एजम्पशन क्या है? द डिमांड इज नोन एंड कांस्टेंट। जिस कंपोनेंट को ऑर्डर किया जा रहा है ना, उसकी डिमांड आप फोरकास्ट करके बैठे हैं पहले से, वो डिमांड आपको पता भी है और एज्यूम ये कर रहे हैं वो चेंज भी नहीं होगी, उसकी एनुअल डिमांड हमें पता है और वो हमें पता है कि वो चेंज भी नहीं होगी, ठीक है जी। ऑर्डर लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट, ऑर्डर लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर लीड टाइम हमें होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। ऑर्डर लीड टाइम इज द टाइम बिटवीन द ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ऑर्डर डिलीवरी। मैंने सप्लायर को आज ऑर्डर किया और वो सप्लायर कहता है कि मैं आपको 6 दिन के बाद डिलीवरी दूंगा, तो ऑर्डर लीड टाइम हो गया 6 डेज। तो टाइम जितना ले रहा है डिलीवरी का वो हमारा लीड टाइम होता है। तो ऑर्डर लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट। तो दूसरी असम्पशन ये है कि सप्लायर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि वो आपको एक लीड टाइम बता दे और वो चेंज भी ना करे, कि भाई सप्लायर हमेशा इतने ही टाइम के बाद आपको डिलीवरी दे दे, ठीक है जी। रिप्लेनिशमेंट इज इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब अगर हर 30 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो हर 30 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए। एंड
होल ऑर्डर इज डिलीवर, एंटायर ऑर्डर डिलीवर वन टाइम, तो यानी कि पूरा ऑर्डर जो है ना वो एक ही टाइम पे डिलीवर होना चाहिए, पार्शियल शिपमेंट जो है ना वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो तीसरी असम्पशन ये थी कि रिप्लेनिशमेंट भी इंस्टेंटेनियस हो और जो पूरा ऑर्डर है वो एक ही टाइम पे डिलीवर हो। यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने 700 यूनिट का ऑर्डर किया, तो 700 के 700 यूनिट मुझे एक ही ऑर्डर के अंदर डिलीवर करें। ऐसा ना हो वो 400 यूनिट पहले भेज रहा हो, वो 300 यूनिट अगले दिन भेज रहा हो, ऐसा नहीं होगा। फिर चौथी असम्पशन में वो कहता है कि प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस एग्रीमेंट कर लिए पूरे साल का, सप्लायर जो है ना वो पूरे साल प्राइस चेंज नहीं करेगा, साल होने के बाद कर सकता है लेकिन पूरे साल के अंदर वो प्राइस अपनी चेंज नहीं करेगा। और क्वांटिटी और प्राइस डिस्काउंट भी हमें अलाउ नहीं है, यानी कि आप 1 यूनिट परचेज करें या 1000 यूनिट परचेज करें, प्राइस सेम रहेगी। ठीक है, मंगा के जब आप इसको, पांचवी असम्पशन ये है कि जब मंगा के आप इसको अपने वेयर हाउस के अंदर रखेंगे ना तो होल्डिंग कॉस्ट भी आएगी। वो होल्डिंग कॉस्ट भी पता होनी चाहिए आपको कि कितनी आ रही है, चाहे वो परसेंटेज के अंदर हो या वो आपकी डायरेक्ट आप कॉस्ट उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है जी। और जिस कंपोनेंट को जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के ऊपर फिक्स जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है ये भी आपने कैलकुलेट की भी हो, और ये भी फिक्स होनी चाहिए, ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड द सेवन assumption इज द लास्ट वन, स्टॉक आउट नॉट अलाउड, इन्वेंट्री मस्ट बी अवेलेबल ऑल टाइम्स। तो इन्वेंट्री जो है ना वो हर टाइम पे क्या होनी चाहिए, अवेलेबल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 7 assumptions हैं। अगर ये 7 assumptions को हम फॉलो करते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडल जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये काम करेगा। तो ये मॉडल बेसिकली है क्या, ये फार्मूला है हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। EOQ का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ये अंडर रूट के अंदर ये फार्मूला है हमारे पास 2RS डिवाइड बाई KC या 2RS डिवाइड बाई H। ठीक है जी। तो यहाँ पे R क्या है, वो एनुअल डिमांड है। S जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट को शो कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। C जो है वो इनवाइस प्राइस है, यानी कि यूनिट कॉस्ट, यानी कि सप्लायर आपको एक यूनिट कितने का दे रहा है, सप्लायर तो आपको प्राइस कितने की दे रहा है उस कंपोनेंट की। के जो है वो होल्डिंग रेट है और एच जो है वो होल्डिंग कॉस्ट है। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, होल्डिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग रेट, इसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं कहता हूं कि जी मैंने अपने वेयर हाउस के अंदर होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 25% रखी हुई है ऑल कंपोनेंट, यानी कि जिस यूनिट की जितनी प्राइस होगी उसकी 25% जो है ना वो मैं उसकी होल्डिंग कॉस्ट अप्लाई करूंगा। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, मैं ये कहता हूँ अपने वेयर हाउस के अंदर मैं जितने भी कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, चाहे उसकी प्राइस 5 रुपये हो या 5000 हो, उसके ऊपर $5 की मैं होल्डिंग कॉस्ट अप्लाई करूंगा, यानी कि 5 रुपये मंथली, $5 मंथली या 5 रुपये मंथली, इसकी जो है ना वो हमारी क्या होगी, होल्डिंग कॉस्ट होगी। तो दोनों सिचुएशन के अंदर फर्क है, पहले के अंदर रेट अप्लाई हो रहा है, दूसरे के अंदर कॉस्ट है। तो अगर वो दे रहा है ना हमें, तो रेट देने की सूरत में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर वो हमें कॉस्ट दे रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि हम वेयर हाउसेस के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एच है वो होल्डिंग कॉस्ट को शो कर रहा है, और जो के है वो होल्डिंग रेट, रेट विल बी अप्लाई ऑन द यूनिट कॉस्ट। ठीक है, वो होल्डिंग रेट को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास, तो अब एक सिचुएशन है हमारे पास, सिचुएशन क्या है कि एक सिचुएशन ये है कि एक लैस वेगास कॉर्पोरेशन है, वो ये कह रहा है कि वो एक कंपोनेंट है ना किसी सप्लायर से परचेज करती है, और और कंपनी का जो सप्लाई चेन ऑपरेशन मैनेजर है ना वो ये चाह रहा है कि एक ऐसी ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो निकाले कि उसकी जो टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट है वो क्या हो जाए, वो उसकी मिनिमाइज हो जाए, और टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट जो है ना वो उसकी क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ये क्वांटिटी जो है ना वो ये निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो अब कंपनी ने कुछ डेटा जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, एनुअल रिक्वायरमेंट 7200 यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट कंपनी ऑर्डर करेगी उसकी डिमांड उसने फोरकास्ट की भी है 7200 यूनिट, पूरे साल की डिमांड है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू $100, यानी कि जब भी इस कंपोनेंट को ऑर्डर किया जाएगा, जितनी मरतबा ऑर्डर किया जाएगा उतनी मरतबा $100 की एडिशनल कॉस्ट आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर होल्डिंग रेट 20%, तो यानी कि जो होल्डिंग रेट है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वो हम 20% लगाएंगे इसकी यूनिट कॉस्ट के, इसकी यूनिट कॉस्ट पर 20% ले लेंगे और वो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बन जाएगी। यूनिट कॉस्ट इसकी है कितनी है, $20, यानी कि सप्लायर ये कह रहा है कि इस कंपोनेंट का
1 यूनिट मैं आपको $20 का दूंगा। ऑर्डर लीड टाइम 6 डेज, यानी कि जब ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो उसके 6 दिन के बाद ऑर्डर की डिलीवरी दी जाएगी। ठीक है जी। एंड कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज पर ईयर इज इक्वल टू 360, पूरे साल के अंदर 360 दिन कंसिडर किए जा रहे हैं, 365 दिन भी कंसिडर किए जाते हैं, 360 भी। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो एवरेज आउट कर लेती हैं कि साल के 12 महीने 30 दिन के हैं, तो 12 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 360 बन जाता है। ठीक है, तो एवरेज आउट कर लेती हैं, तमाम मंथ्स को इक्वल बना देती हैं। तो इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे निकालना क्या है कि हमें ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए। हमें निकालना पड़ेगा टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। अगर हम पूरे साल गुजरने के बाद हमारी एस्टिमेटेड टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट होगी कितनी, रीऑर्डरिंग पॉइंट कब होगा, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे हमें, कितने टाइम के बाद एक नया ऑर्डर प्लेस होगा, ये तमाम 5 चीज़ें जो है ना हमने इसके अंदर कैलकुलेट जो है वो हमने करनी है। तो करके देखते हैं कैसे होगा। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। ठीक है जी। तो अब ईओक्यू के अंदर जो है ना हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब इस सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो है ना उसने हमें होल्डिंग कॉस्ट दी है, तो हम जो है ना फिर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर यही वाला फॉर्मूला यूज किया, तो 2RS डिवाइडेड बाय KC। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 फॉर्मूले का आ गया। आर हमारे पास एनुअल डिमांड थी, तो एनुअल डिमांड हमारे पास जो थी वो हमारे पास कितनी थी, 7200 यूनिट। तो 7200 यहाँ पे पुट कर दिया। एस जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, जो डेटा के अंदर उसने हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट $100 दी हुई थी, तो मैंने 100 पुट कर दिया यहाँ पर। के जो है वो होल्डिंग रेट था, तो होल्डिंग रेट उसने दिया था हमें 20%, तो यहाँ पे 20% को मैंने पॉइंट में पुट कर दिया है 0.20। मल्टीप्लाई बाय सी जो है ना यहाँ पे यूनिट कॉस्ट को शो कर रहा है, तो सप्लायर 1 यूनिट हमें $20 का दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। तो हमने इसको पूरे कॉम जब सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 600 यूनिट्स पर ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, नीचे इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, EOQ वैल्यू इज 600 दैट वन ऑर्डर विल बी प्लेस ऑफ 600 यूनिट एवरी टाइम। जब भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा ना तो 600 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, इससे ज्यादा भी नहीं करना, इससे कम भी नहीं करना। इससे ज्यादा क्यों नहीं करना, इससे ज्यादा करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इससे कम करेंगे नहीं करना, इससे कम करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, ये हम आगे चल के वेरीफाई भी करेंगे कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहली चीज हमने कैलकुलेट कर ली कि अगर ये सिचुएशन हो कि एनुअल डिमांड 7200 यूनिट हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 हो, होल्डिंग रेट 20 हो और सेटअप कॉस्ट और जो आपकी यूनिट कॉस्ट जो है वो 20 हो, तो हम एक ऑर्डर जो है ना वो 600 यूनिट का हम प्लेस करेंगे। ठीक है, ये पहली चीज हमने कैलकुलेट करके निकाल ली। ठीक है, अगर अब मसला ये है कि 600 यूनिट अगर हम प्लेस करते हैं तो फिर टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट कितनी हमारी बन सकती है, तो टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, तो TAIC टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट बराबर है एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के। ठीक है, टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट बराबर है एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के। ठीक है जी। अब यहाँ पे टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट बराबर है आर मल्टीप्लाई बाय सी, डिमांड को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट कॉस्ट से। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर है Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय KC या Q डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई बाय H। अगर होल्डिंग रेट गिवन है तो KC से मल्टीप्लाई करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट गिवन है तो H से मल्टीप्लाई करेंगे। Q क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है जी, ये है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है R डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय S। R है यहाँ पे हमारे पास एनुअल डिमांड, Q है ऑर्डरिंग क्वांटिटी और S है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये तमाम जो है ना ये तमाम वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, यानी कि TIC APC की जगह मैंने R मल्टीप्लाई बाय C लिख दिया, प्लस फॉर्मूले का आ गया। ASC की जगह मैंने Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय KC लिख दिया और A प्लस AOC की जगह मैंने R डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई S लिख दिया। तो ये TIC का फॉर्मूला ड्राइव होकर हमारे पास आ गया। अब अगली स्लाइड के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये R मल्टीप्लाई बाय C जो है ना ये एनुअल परचेज कॉस्ट है, Q डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई बाय KC ये होल्डिंग कॉस्ट है, R डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई बाय S जो है ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है जी। तो R जो था एनुअल डिमांड 7200 यूनिट थी हमारे पास, 7200 लिख दी। C जो है वो हमारे पास यूनिट कॉस्ट 20 थी। इसी तरीके से ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है हमने 600 निकाली थी पिछली स्लाइड पे, तो 600 डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग रेट
0.2 था, वो मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया इसको 20 से, एस्टिमेट कॉस्ट 20 है। फिर प्लस आर अगेन हमारे पास 7200 डिवाइड बाय क्यू हमारे पास 600 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 100 थी। सबको हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास एनुअल परचेज कॉस्ट आई 1,40,000 और 1200 हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आई और 1200 ही हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आई। तीनों को ऐड कर लिया तो टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट हमारे पास बन रही है 1,46,400 और ये ईओक्यू क्लेम कर रहा है कि ये आपकी मिनिमम कॉस्ट है, इससे कम कॉस्ट पे आप इस नहीं लेके जा सकते, ये मिनिमम कॉस्ट है, इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी देंगे इससे बढ़ जाएगी कॉस्ट। तो नीचे इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, if we place the one order of 600 units then the total annual inventory cost will be 1,46,400। ठीक है, if we place more than 600 unit then holding cost will increase and if we place less than 600 unit then ordering cost will increase। अब 600 यूनिट से कम करते हैं तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, 600 यूनिट से ज्यादा करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा जी, रीऑर्डरिंग पॉइंट। रीऑर्डरिंग पॉइंट क्या है कि हमें कब नया ऑर्डर जो है ना वो हमें प्लेस करना है। ठीक है जी, अब हमें ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि एक ऑर्डर आने में 6 दिन लग जाते हैं, तो 6 दिन का स्टॉक जो है वो हमारे पास होगा, बच जाए तो हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे पास पूरे साल की इन्वेंट्री थी 7,200 यूनिट, वो पूरे साल में हमारे पास दिन कितने थे 360 दिन, तो 7,200 को 360 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो मेरे पास आ गई एक दिन की डिमांड, एक दिन की डिमांड मेरे पास आ गई। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया लीड टाइम से, लीड टाइम कितना था 6 डेज, तो मेरे पास आ गई 6 दिन की डिमांड, तो आरओपी हो गया 120 यूनिट्स। 7,200 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, तो आरओपी आ गया 120। यानी कि स्टॉक में जब 120 यूनिट रह जाएंगे ना तो हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। आसान जबान के अंदर जितना आपका लीड टाइम है उतने दिन का स्टॉक रह जाए ना आपके पास तो आप नया ऑर्डर प्लेस कर दें, क्योंकि नी कंसाइनमेंट आने के अंदर उतने दिन आपके लग जाएंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर डिवाइड बाय क्यू। एनुअल डिमांड को ऑर्डरिंग क्वांटिटी से आप डिवाइड कर देंगे, तो पूरे साल की डिमांड कितनी थी 7,200 यूनिट और एक ऑर्डर हम 600 यूनिट का प्लेस कर रहे थे, तो टोटल आ गए हमारे पास 12 ऑर्डर्स। यानी कि एक ऑर्डर अगर हम 600 यूनिट का प्लेस करते हैं तो पूरे साल के अंदर हमें 12 ऑर्डर जो है ना वो प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, टाइम बिटवीन दी ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे हम, टाइम बिटवीन दी ऑर्डर्स हम ऐसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ डेज को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं 360 और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करेंगे पूरे साल के अंदर 12, तो टाइम बिटवीन दी ऑर्डर आया 30 डेज, यानी कि हर 30 दिन के बाद जो है ना वो एक नया ऑर्डर जो है ना वो प्लेस हो रहा होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर एग्जाम्स वगैरह में ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको यहीं तक सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन की थीम को जरा समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन ने हमें एक डेटा दिया और उसके ऊपर हमने ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकाली। वो ये कहता है कि 600 यूनिट आपने ऑर्डर करने हैं, इससे ज्यादा भी नहीं करने, इससे कम भी नहीं करने। ये कह रहा है कि 600 यूनिट पे ही आपकी जो कॉस्ट होगी ना वो मिनिमम होगी। चलो मान लेते हैं, लेकिन जरा इसको चेक तो करें सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ठीक है जी, तो मैंने बोला चलो जरा इसको चेक करके देते हैं। वेरीफाइंग ईओक्यू मॉडल, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ और मैंने आगे लिखा हुआ है नॉट टू डू इन पेपर और कोई इसको ना तो आपने पेपर में करना है ना क्विज में करना है, ये सिर्फ ये प्रोसेस जो किया जा रहा है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किया जा रहा है। अब मैंने बोला ये कहता है कि 600 यूनिट प्लेस करो, इससे कम भी ना करो, इससे ज्यादा भी ना करो। मैंने बोला नहीं मैं तो 400 करके देखता हूँ। मैंने अपनी तरफ से क्वांटिटी एज्यूम कर ली 400, प्लेस करके देखते हैं 400। तो मैंने तमाम वैल्यूज वही रखी, सिर्फ क्यू की जगह मैंने 400 पुट कर दिया, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आई है 1,46,600। फिर मैंने बोला चलो यार 600 से ज्यादा प्लेस करके देखते हैं, 600 से ज्यादा प्लेस करके देखते हैं। तो मैंने 800 एक क्वांटिटी एज्यूम कर ली जो कि 600 से क्या थी ज्यादा थी, तो ग्रेटर देन थी क्यू। तो मैंने तमाम वैल्यूज वही रखी, सिर्फ क्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 800 पुट कर दिया, तो मेरे पास कॉस्ट आई 1,46,400। तो तीनों को कंपैरिजन, जब Q इक्वल टू 400 था, लेस देन था UQ से, तो हमारे पास आई 1,46,400। जब ग्रेटर देन थी UQ से 800 पे, तो 1 लाख, तो क्वांटिटी आई, वो कॉस्ट आई 1,46,500। और जब एग्जैक्टली EOQ के बराबर थी तो कॉस्ट आई
1,46,400। तो लोएस्ट कॉस्ट एट ईओक्यू, यानी कि अपनी बात को वेरीफाई ही कर रहा है कि लोएस्ट कॉस्ट कहाँ आएगी, ईओक्यू के ऊपर ही आएगी, ईओक्यू के ऊपर ही आएगी। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास एनुअल परचेज कॉस्ट है, ये जो वैल्यू है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये जो वैल्यू है ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। थ्योरेटिकली हम ये चीज पढ़ के आ रहे हैं ना कि ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है, कम क्वांटिटी ऑर्डर करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है जी, तो ये चीज तो वेरीफाई हो गई कि यूक्यू पे ही जो है ना वो कॉस्ट सबसे कम आएगी। दूसरी बात थ्योरेटिकली ये है कि ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है, कम ऑर्डर करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी ली थी 400, ये ईओक्यू से लेस देन थी, ईओक्यू क्वांटिटी 600 थी और ये 400 है। अब यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि होल्डिंग कॉस्ट कम आ रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि यार क्वांटिटी कम करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर मैंने बोला चलो 800 पे चेक करते हैं, 800 पे। तो यहाँ पे हमारी ये जो क्वांटिटी थी ईओक्यू से ग्रेटर देन थी, ईओक्यू 600 थी और 800 600 से ज्यादा है। यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे भी बात वेरीफाई हो रही है कि यार क्वांटिटी बढ़ाने से होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है। और जब हमने एग्जैक्टली 600 क्वांटिटी ऑर्डर की तो यहाँ पे होल्डिंग और ऑर्डरिंग क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ईओक्यू बेसिकली करता क्या है, वो क्वांटिटी आपको निकाल के देगा जिस क्वांटिटी के ऊपर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ईओक्यू का काम ये है। इस वजह से वो आपको कहता है कि दिस इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के ऊपर आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, तो अब ये एक लास्ट स्लाइड है हमारे पास जिसके जो है इसको ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डर साइज लिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट ली गई है। अब इस ग्राफ के अंदर 3 कर्व आ रहे हैं, 3 कर्व। ये जो कर्व है ना नीचे से जो ऊपर जा रहा है ये होल्डिंग कॉस्ट का है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है जो कि ग्रे कलर की लाइन में है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट के अंदर ना इसने लिया हुआ है होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट नहीं लिया हुआ क्योंकि इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। ये तीनों सूरत में क्या आ रही थी, बराबर आ रही थी, झगड़ा सिर्फ इन दोनों में था। तो इसने टोटल कॉस्ट का जो कर्व दिया हुआ है ना उसके अंदर इसने ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को लिया हुआ है। ठीक है जी, अब इन्वेंट्री कम ऑर्डर करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते जाएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो नीचे वाला ग्राफ ये शो कर रहा है। इन्वेंट्री कम ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते जाएंगे तो ऑर्डर साइज जो है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी। तो ये कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हमें ये चीज शो कर रहा है कि ऑर्डर साइज बढ़ाने के साथ साथ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक पॉइंट के ऊपर जाके ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इंटरसेक्ट होंगे ना वही पॉइंट हमारा ईओक्यू कहलाएगा, और ये 600 हमारा क्या है, ईओक्यू है। जिस पॉइंट के ऊपर होल्डिंग कॉस्ट का कर्व और ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ईओक्यू कहलाएगा। ठीक है जी, अब ऊपर से जो कर्व आ रहा है ना, ये जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व आ रहा है, इसके अंदर टोटल कॉस्ट के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया, इस टोटल कॉस्ट का कर्व के अंदर एडिशन किस चीज की गई है, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो ये अब जब पहले हम कम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे थे तो ये टोटल कॉस्ट ज्यादा थी, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने गई, एक पॉइंट पे आके मिनिमम हो गई और आगे जाके दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। जिस पॉइंट पे ये मिनिमम हुई वही क्वांटिटी हमारी क्या थी, यूक्यू क्वांटिटी, यानी कि एग्जैक्टली 600 पे जाके ये क्या हुई है, मिनिमम हुई है। ठीक है जी, अब 600 पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, 1200, होल्डिंग कॉस्ट भी कितनी थी, 1200, दोनों का मिला के टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1200 और 1200 कितनी हो गई, 2400। तो इस पॉइंट के ऊपर टोटल कॉस्ट है कितनी, 2400। ठीक है जी, जिस पॉइंट के ऊपर ऑर्डरिंग होल्डिंग ने इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट के ऊपर ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों कितनी थी, 1200 और ये भी 1200। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों कॉस्ट ये कितनी है, दोनों हमारी 1200। तो ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी हमारी किसकी, जो हमारी किसकी, ईओक्यू मॉडल की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टॉपिक जो है बेसिक ईओक्यू मॉडल जो है ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसका इंशाल्लाह फिर क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल है, फिर
मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी मॉडल है, उसको फिर हम आगे के लेक्चर्स के अंदर जो है ना फिर वो हम इसको हम सॉल्व करने की जो है ना वो हम इसको हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को जो है ना वो हम यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर अगली वीडियो के अंदर जो है ना फिर मैं बताऊँगा कि सप्लायर अगर आपको डिस्काउंट दे रहा हो तो फिर क्या हमें डिस्काउंट लेना चाहिए, क्योंकि इसके एजम्पशन में तो नहीं लिखा हुआ कि आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अगर इसके एजम्पशन में तो नहीं लिखा हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। और इन्वेंट्री ऐसी है जो कि आप खुद बनाते हैं, तो उस इन्वेंट्री पे ईओक्यू मॉडल तो नहीं लग सकता, क्योंकि ये ऑर्डरिंग डिसीजन बता रहा है, यानी कि उस इन्वेंट्री पे लग सकता है जो कि खरीदी जाती है, उस इन्वेंट्री पे नहीं लग सकता जो कि बनाई जाती है। तो फिर उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी मॉडल लगता है, वो फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर उसको सीखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।